हे गाइस, रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इंडिया को इनवाइट किया है G7 समिट में शामिल होने के लिए। एंड इससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी G7 के एक्सपेंशन की बात कही थी एंड इंडिया को इनवाइट किया था G7 में शामिल होने के लिए। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंडिया G7 फैमिली का एक पार्ट बनता है और इंडिया को ही क्यों चुना गया G7 में इंक्लूड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि G7 कंट्रीज़ को बनाया क्यों गया था। G7 7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है जहाँ पे 7 देश आपस में इकट्ठा होकर दुनिया भर के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। G7 ग्रुपिंग को बनाने के पीछे सबसे पहले 2 रीजंस था। उसमें से सबसे पहला रीज़न है 1970s का ऑयल एम्बार्गो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरब कंट्रीज़ ने 1970s पे ऑलमोस्ट वेस्टर्न नेशन पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। एंड इसका सेकेंड रीज़न था कम्युनिज़्म। बिकॉज जब रशिया USSR हुआ करता था तब कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा फेवर करता था एंड इसकी स्प्रेडिंग बहुत तेज़ी से हो रही थी। इसे काउंटर करने के लिए G7 ग्रुपिंग को बनाया गया था। बट G7 ग्रुपिंग सबसे पहले बना था एज अ G6 नेशन, जिसमें आगे चल के 1 साल बाद कनाडा इंक्लूड हुआ और इसे G7 कहा जाने लगा। एंड 1991 में जब रशिया, जिसे हम USSR बोलते थे, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और बन गया रशिया, तब 1998 में रशिया को भी इस G7 नेशन में इंक्लूड कर लिया गया एंड देन इसे G8 कंट्रीज़ कहने लगे। यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी एज अ G6 नेशन, जहाँ पे थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। बट लेटर ऑन कनाडा को इंक्लूड कर दिया गया इन नेक्स्ट ईयर एंड देन रशिया इन 1998। बट ड्यू टू क्रीमिया इश्यूज़ इन 2014 रशिया को अगेन किक आउट करके इसे बना दिया गया G7 कंट्रीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वॉज सेटअप इन 1975 और आज के जो इसके प्रेजेंट मेंबर है वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी 47th मीटिंग यूके होस्ट करने वाला है जहां पे इंडिया को इनवाइट किया गया है। इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि 1973 ऑयल क्राइसिस के टाइम पे हुई थी जहां पे ये 6 नेशन प्रेजेंट थे एंड कम्युनिज्म भी इसका एक रीज़न था। देन हम जानते हैं कि रशिया को इसमें इंक्लूड कैसे किया गया। 1994 में जब ये समिट नेपल्स में हो रही थी, इटली में जो एक सिटी है, वहाँ पे रशिया को इनवाइट किया गया था एंड देन रशिया को 1998 में इंक्लूड कर लिया गया। अब हम जानते हैं G7 के बारे में कुछ फैक्ट्स। देखो, ये जो G7 इकोनॉमीज़ है वो आज के डेट में टॉप क्लास इकोनॉमी है। वो एडवांस इकोनॉमी है जो कि वर्ल्ड के टॉप 15 रैंक में आती है एंड सब लीडर्स है अपने आप में व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। एंड जिनमें से G7 में से 5 कंट्रीज़ में प्रूवन गोल्ड के रिजर्व है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट है एंड दे आर द लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर। एंड उनमें से जो 5 कंट्रीज़ है वो मेंबर है नेटो क्विंट के। इतना सब होने के बावजूद भी G7 आज के डेट में रिडंडेंट क्यों हो गया है? इसका सबसे पहला रीज़न है पावर शिफ्ट। एज हम जानते हैं कि वर्ल्ड इज़ मूविंग फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे मल्टीपल पावर शिफ्ट जो हैं वो इमर्ज होकर आ रहे हैं। इकोनॉमिक पावर इमर्ज होकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना एंड ह्यूज मार्केट अपने आप में इंडिया एंड ब्राज़ील, ये इमर्ज होकर आ रहे हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड इसका सेकेंड रीज़न है फेयर रिप्रेजेंटेशन ना होना। जब आप G20 कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पे 20 कंट्रीज़ है, मीन्स जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सारी इकोनॉमीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो वो आज की डेट में एक फेयर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। बट आप G7 कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ सिर्फ एडवांस कंट्रीज़ का ही रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आज की डेट में पूरी तरह से रिडंडेंट हो गया है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात आती है, जब जहाँ पे ब्लू इकोनॉमी की बात आती है, जब कोई भी क्राइसिस को डील करने की बात आती है तो G7 उस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाता। और इस वैक्यूम को फील किया था इन 2007 एंड 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो इस वैक्यूम को फील किया गया था बाई G20 कंट्रीज़। तो आज की डेट में G20 कंट्रीज़ का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है एंड G7 कंट्रीज़ का रिलेवेंस थोड़ा कम हो गया है इन कंपेरिजन टू G20 कंट्रीज़। अब बात आती है कि इंडिया को ही क्यों इंक्लूड करना चाहिए G7 कंट्रीज़ में। बिकॉज इंडिया एक ह्यूज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जायंट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे हमने यूके एंड फ्रांस जैसी कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम PPP के बारे में बात करें तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज एक न्यू हॉटस्पॉट बना हुआ है आज की डेट में। इंडो पैसिफिक रीजन में हर कोई फोकस करके चल रहा है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो।
इंडो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करें तो इंडिया इज़ द मेन कंट्री जिसके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होगा इवन इन फ्यूचर एंड नाउ। सो इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज़ में भी। देयरफॉर इंडिया इज़ सेलेक्टेड टू बी इंक्लूडेड इन G7 कंट्रीज़। देखते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट होगा अगर इंडिया G7 कंट्रीज़ में इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहला तो होगा वो है जियोपॉलिटिकल विन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इंडिया G7 कंट्री का एक पार्ट बन जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे इंडिया को क्वेश्चन करना होगा तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज़ हैं एंड इन फ्यूचर ये क्वेश्चन करने से पहले सोचेंगी, क्योंकि इंडिया इनका एक फैमिली मेंबर टाइप का होगा। एंड सेकेंड रीज़न होगा सिक्योरिटी, बिकॉज सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है तो वहाँ पे ये कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी इंडिया के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। एंड थर्ड बेनिफिट इंडिया को ये होगा कि इंडिया को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगी एंड इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि ये सारी कंट्रीज़ इंडिया को सपोर्ट करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में एंड इंडिया को एक परमानेंट सीट दिलाने में UN सिक्योरिटी काउंसिल में। सो इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है एंड हो सकता है कि आने वाले समय में G7 कंट्रीज़ G10 या G11 के नाम से कहलाए, बिकॉज रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने इसके एक्सपेंशन के बारे में बात की थी और उन्होंने ये बोला था कि इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया को इंक्लूड करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम 5 आइज कंट्रीज। सो 5 आइज कंट्री ये आप याद रखना, ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। सो 5 आई कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। G7, G8 एंड G20 कंट्रीज़ हैं, ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया को G7 कंट्रीज़ में इंक्लूड करने के लिए G7 कंट्रीज़ की कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा। सो येस, हो सकता है एंड इंडिया शुड बी केयरफुल ऑफ एंटी चाइना इंस्टेंस, जो अभी रिसेंटली US इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देके चल रहा है एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज एंटी चाइना, क्योंकि चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री है एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विथ चाइना। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि रशिया एक बहुत गुड फ्रेंड है इंडिया का। सो हो सकता है कि ये सब एक रशिया के अगेंस्ट या चाइना के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए हो। सो इंडिया शुड बी केयरफुल ऑफ इट्स डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया G7 का एक पार्ट बन जाता है तो इंडिया को रैदर देन एंटी चाइना या एंटी रशिया होने के बजाय इंडिया को फोकस करना चाहिए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे एंड मल्टीपोलर नेशन पे, मल्टीपोलर वर्ल्ड पे। एंड इंडिया को जो ग्लोबल मूवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज जो अभी चला आ रहा है, वो सब पे कोऑपरेट कर चलना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।